नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। यानी जिन जिन बच्चों ने पीओ मेंस क्वालिफाई कर लिया है एंड जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर इंटरव्यूज, तो उनके रोल नंबर्स, उनके रिजल्ट्स अभी 5 जनवरी को आउट हुए हैं। अभी बच्चे, काफी सारे बच्चे हैं जो शॉर्टलिस्ट किए हैं एंड दे आर मोस्टली, उसमें से काफी ऐसे भी बच्चे हैं जो पहली बार इंटरव्यू प्रोसेस को फेस करने जा रहे हैं, स्पेशली इन द बैंकिंग। और कई तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एवर किसी भी तरह का इंटरव्यू फेस करते हैं। तो उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं रिगार्डिंग टू इंटरव्यू, ठीक है। और माइट भी आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेना शुरू भी किया होगा। तो मुझे ऐसे काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा कुछ शेयर करें अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं खुद भी एसबीआई में पीओ रह चुका हूं। उसके अलावा मैंने बहुत सारे खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, ये बैंकिंग एग्जाम्स के इंटरव्यू फेस किए हैं, ठीक है। तो बस इन्हीं कुछ इंटरव्यूज के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ अपने शेयर कर सकता हूँ। ओके। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा। तो आज जो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसमें मैं बात करना चाहूंगा एक्चुअली क्या होता है, दिक्कत क्या है। देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको पहले उसको थोड़ा सा उसको पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे को ये चीज की क्लैरिटी रखनी होती है, या ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि हमारी प्रोफाइल क्या है, यानी हमारा जॉब क्या है। क्योंकि अकॉर्डिंगली ही आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। आपकी जॉब के नेचर के हिसाब से ही वो आपकी क्वालिटीज चेक करेंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज मैं इन 3 चीजों के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो कि इंटरव्यू जाते समय एक कैंडिडेट में वो लोग देखना पसंद करते हैं, ठीक है। एज अ पीओ अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये 3 चीजें होती हैं जनरली इंटरव्यूअर आपके बीच में देखता है, ठीक है। ये थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। ये कोई बुकिश या फिर किसी तरह का नहीं है। जितना एक्सपीरियंस अभी तक हमने देखा है, जितने इंटरव्यू मैंने फेस किए हैं, या जितने बच्चों को हमने तैयार किया है, उन्होंने इंटरव्यू दिए, उनके फीडबैक्स भी इसमें शामिल है। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जो मतलब मैं एक समझता हूं कि अगर बच्चा शुरुआत से इन चीजों को ध्यान में रखेगा तो उसको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वालिटीज समझ लीजिए, या फिर ये ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यूअर एक स्टूडेंट में देखना पसंद करता है। अगर ये तीनों चीजें उसको एक किसी बच्चे में मिलती है तो डेफिनेटली वो उनको एक अच्छे मार्क्स देने की कोशिश पूरी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली क्वालिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे, जो कि है मेरे दोस्तों ऑनेस्टी। दोस्तों, आप सभी को पता है, बैंकिंग एक फाइनेंशियल चीजों से जुड़ा हुआ एक फील्ड है, जहां पे आप दूसरों के मनी को सेव करते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, आपके कंट्रोल में रहती है, लेकिन वो मनी की जो ऑनरशिप है वो दूसरे की है। क्लियर। तो यानी थोड़ा सा ये क्या बोल सकते हैं आप लोग कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो होती है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर इंटरव्यूअर हमारी ऑनेस्टी कैसे जज करेगा 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के इंटरव्यू के दौरान। तो भैया, ऑनेस्टी जज करने के लिए उनके पास एक बेहतरीन सोर्स होता है जिसको हम एचआर राउंड कहते हैं। जब आप शुरुआत में एंटर करते हैं, आपने देखा होगा अधिकतर इंटरव्यू के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से रहते हैं कि वो जज करते हैं कि आपके मतलब आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और उसके अंदर ऑनेस्टी जज करने का एक बेहतरीन सवाल होता है कि कई बार आपने देखा होगा, ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होती है और जब आपका सिलेक्शन है या इंटरव्यू है, उस ईयर में गैप होता है। जैसे अभी 2022 के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। अभी 2023 जनवरी लग चुका है। सपोज किसी का ग्रेजुएशन 19 में है, 18 में है या 2020 में है, तो एक स्वाभाविक सवाल उनके मन इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि ये गैप क्यों आया है। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो वाकई की स्थिति होती है, वस्तु स्थिति होती है, वो पूरी क्लियर बता देते हैं कि सर हम लोगों ने गैप लिया क्योंकि वी वर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, या फिर इससे पहले मैं कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, या फिर कोई कैट की तैयारी कर रहा था, या किसी ने कोई जॉब किया है। तो अगर आप ओपनली उनको बता देते हैं तो दैट शोज योर ऑनेस्टी क्वेश्चन। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, उनको इस तरह से गाइड किया जाता है कि आप ये मत बताइए कि आप इससे पहले कुछ कर रहे थे, ये बताइए कि आप पूरी तरह से बैंकिंग पे डेडिकेटेड हैं। इस चक्कर में क्या होता है, बच्चा अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना शुरू कर देता है, यानी जो स्थिति मतलब करेक्ट नहीं है लेकिन उसकी फ्रेमिंग करनी शुरू कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो फ्रेमिंग में, क्योंकि देखिए जो भी आप आंसर उनको दोगे, दे विल डेफिनेटली आस्क सर्टेन क्रॉस क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दैट। तो वहां पे वो आपको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं
तो शायद आप इस राउंड को बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाएंगे। लेकिन मोस्टली जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, तो वो लोग अपने भावों को, अपने टेंशन को, अपने नर्वसनेस को चेहरे पे ले ही आते हैं। तो अगर आप गलत बात कर रहे हैं या फिर कोई फ्रेमिंग कर रहे हैं या फिर जो सच नहीं है उसको आप बताना चाह रहे हैं, कवर कर रहे हैं थ्रू अ स्टोरी, तो कई बार वो एक या दो क्रॉस क्वेश्चंस में सामने आ जाता है। और वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो जनरली रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं या फिर एक हाई पोस्ट के ऑफिसर होते हैं, जिनकी उम्र, जिनका एक्सपीरियंस हमारी एज से भी कई गुना होता है, कई ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये चीज बिल्कुल ना करें, जो सच्चाई है वो ही पुट करें। ठीक है ना। बहुत छोटा सा सवाल है, ये बच्चों को परेशान करता है कि सर हम गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल भी है और क्रूशियल सवाल भी है। तो देखिए, जस्टिफाई नहीं करना है, जो हुआ है वैसा बताइए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो बताइए ना कि मैंने 2 या 3 साल यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, बट अगर अनफॉर्चुनेटली, बट ऑब्वियसली अगर हो जाता तो आप थोड़ी बैंकिंग में आते, कहीं ना कहीं नहीं हुआ, तभी तो आप एक सेकंड करियर ऑप्शन के लिए आ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डर लगता है कि सर सेकंड करियर ऑप्शन अगर हम बैंकिंग को कहेंगे इंटरव्यूअर के सामने, तो क्या उसको गलत नहीं लगेगा? तो भैया इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने लाइफ में 2 या 3 ऑप्शन लेके चलना अपने करियर के, कोई गलत बात नहीं है। लाइफ आपकी है, करियर आपका है, आपको उसको चलाना है, आपको उसको रन करना है। आप 2 क्या 10 ऑप्शन लेके चल सकते हो अगर आप उन सब चीजों को रखने के केपेबल हैं तो। और किसी चीज में फेल्यूर होके कोई और चीज को पकड़ लेना, इसको मतलब गलत या फिर इसको बेवकूफी नहीं कहते, इसको समझदारी कहा जाता है। इसका मतलब है आप लोग एक जगह पे स्टिक नहीं रहे, आपने अपना बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया और जल्दी से आपने सेकंड करियर ऑप्शन के बारे में चूज किया। दैट इज अ वाइज कॉल इन योर अर्ली डेज ऑफ योर करियर। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो बिल्कुल पैनिक मत करिए। ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ऑनेस्टी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के अंदर एक इंटरव्यूअर देखना पसंद करता है। ठीक है। सो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा और इसने आपको हिडन और डायरेक्ट तरीकों से या इनडायरेक्ट तरीकों से आपके 2-3 सवाल जो होते हैं रिगार्डिंग टू योर हमने क्या किया गैप ईयर्स, और इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। ठीक है। इसके बाद हम दूसरी क्वालिटी की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरी क्वालिटी जो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर में होनी ही चाहिए वो है उसकी कम्युनिकेशन। दोस्तों, आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर पता हो तो प्रोबेशनरी ऑफिसर के अंदर जॉब प्रोफाइल जो हमारी रहती है वो रहती है हमें कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना होता है। और एज ए ऑफिसर आपको अपने अंडर भी कुछ सबॉर्डिनेट, हालांकि जाते ही आपको सबॉर्डिनेट या अंडर में आपके लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में आप एक ट्रेनी की तरह काम करते हैं। लेकिन जब भी आप कंफर्म होंगे आफ्टर 2 ईयर, ठीक है ना, तो आपके अंडर में भी एम्प्लॉय काम करेंगे जो कि क्लैरिकल स्टाफ होगा या सब एसोसिएट स्टाफ होगा। ठीक है। या फिर कोई आपका हेल्पिंग स्टाफ होगा। तो यानी आप लोगों को, आपको इन सब लोगों को मैनेज भी करना है, साथ ही साथ अपने कस्टमर डीलिंग को भी इंप्रूव करना है। और ये हो सकता है एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ। अब कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में आता है इंग्लिश अच्छी होना, इंग्लिश का मतलब कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये गलत फहमी रहती है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बोले तो अच्छी इंग्लिश में बात करना। नहीं, जो भी लैंग्वेज में बात करिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश हो, लेकिन आपकी तीनों लैंग्वेजेस पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, तीनों में से किसी भी एक। ठीक है ना। अब कस्टमर जरूरी थोड़ी आपसे तीनों लैंग्वेज में एक साथ बात करेगा, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। यानी जो आप कहना चाहते हो या जो समझाना चाहते हो वो इंटरव्यूअर तक एकदम करेक्ट पहुंचना चाहिए। ठीक है। इसीलिए 2-3 चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा जो आपको इंटरव्यू में ध्यान रखना है। सबसे पहला, लैंग्वेज बैरियर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो क्या मैं अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। प्लीज कभी भी लैंग्वेज को अपने आंसर देते समय, स्पेशली इन इंटरव्यू, लैंग्वेज को बैरियर मत बनाइए। ठीक है। बिंदास, जिस लैंग्वेज में आपको क्लैरिटी है, इस आंसर को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जरूर उस लैंग्वेज में बात कीजिए। ठीक है। तो कम्युनिकेशन को, लैंग्वेज को एक बैरियर मत बनने दीजिए। ठीक है। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेशन और कैसे समझता है। आपने कई बार देखा होगा वो आपको थोड़े से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, टफ क्वेश्चंस करते हैं, जो शायद, जिसके बारे में शायद आप सोच नहीं रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक छोटी सी हिंट देता हूँ, जैसे आप इंट्रोडक्शन तैयार करते हो। अब इंटरव्यूअर को भी पता होता है बच्चा इंट्रोडक्शन तो तैयार करके आता ही है, तो कभी कभी क्या करते हैं वो क्वेश्चन का थोड़ा सा माहौल बदल देते हैं, क्वेश्चन के पूछने का एंगल बदल देते हैं। जैसे सपोज आप बैठे, उन्होंने कहा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। लेकिन सपोज इंटरव्यूअर ने आपके सामने एक नया क्वेश्चन डाल दिया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच यू हैव नॉट मेंशन्ड इन योर
दिस फॉर्म, जो भी आपने उनको फॉर्म दिया, अपना बायोडेटा फॉर्म है या फिर आईबीपीएस, तो आप लोगों को जो आप भी अपना कॉल लेटर भरते हो, जो आपने भरा होता है फॉर्म, वो फॉर्म का प्रिंट आप उनको देते हो। तो वो कई बार ऐसा छेड़ देते हैं कि जो भी आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया है अपने बारे में, वो चीजें बताओ जो इस फॉर्म में मेंशन नहीं है। गॉट इट? अब है तो आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन अब आप इसमें अपना नाम बोलने लग जाओगे, मैं कहां से भी, वो तो सब कुछ फॉर्म में आपने बताया है, आपकी ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम में है, आपके पेरेंट के बारे में शायद उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन हो या ना हो, नाम वगैरह तो उसमें दे रखा होता है, सिबलिंग की इंफॉर्मेशन शायद उसमें होती है, अगर आपने कोई जॉब की है वो भी उसमें आपने डाला हुआ है। तो आपको कोई ऐसी इनपुट रखने पड़ते हैं, तो ये कम्युनिकेशन हैंडल करता है। अगर आप उनके क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं सुनोगे, ठीक है ना, लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो यानी आप अपने इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को प्रॉपर सुने और प्रॉपर तरीके से आप उसको आंसर भी करें, ठीक है ना। तो वो घुमाते रहते हैं थोड़े बहुत सवालों को, लेकिन यू हैव टू बी अटेंटिव इनफ एंड टैकल द क्वेश्चन वेरी केयरफुली व्हाइल आंसरिंग देम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो संभाल के इन क्वेश्चंस को हटाएं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, और आपने कई बार अक्सर ये भी देखा होगा, देखो बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में क्या पूछेंगे, क्या वो हमसे एकेडमिक्स पूछेंगे? आप 90% इंटरव्यू में ये पाएंगे, 90% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10% कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत स्मार्ट आते हैं तो उनके हिसाब से वो क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, लेकिन जनरल जो पब्लिक आती है इंटरव्यू के अंदर, आप देखिएगा हमेशा अगर वो बैंकिंग अवेयरनेस की शुरुआत करेंगे, वो हमेशा आसान क्वेश्चन से करते हैं। वो जाते ही कभी नहीं पूछते हैं कि बेसल नॉर्म समझाओ, वो जाते ही कभी नहीं बोलते हैं कि बताइए टिपिकल कोई कंसेप्ट बैंकिंग का उठा के आपसे मांग पूछना चाहेंगे, नहीं। दे विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, जैसे बताइए सेविंग अकाउंट क्या होता है, बताइए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, बताइए डीडी और चेक में क्या फर्क होता है। वो ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? इसका सिंपल सा रीजन होता है, वो आपको बात करते हुए सुनना चाहते हैं। इंटरव्यू का पर्पस ये नहीं है कि वो आपसे बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे जिसमें आप पैनिक कर जाओ, जिसमें आप आंसर ही मत करो, आप सिर्फ पास पास गेम खेलते रहो, नहीं सर ये नहीं आता, नहीं सर ये नहीं आता। वो ऐसा नहीं जानना चाहते, वो आपको सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से 90% क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके आंसर आप दे सको, ठीक है, ताकि वो आपको सुने, आपकी थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करें कि आपका थॉट क्या है, आप कैसा सोचते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन का चेक करते हैं वो, आप हर बच्चे को बोलने पे मजबूर करते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं। अगर उन्होंने 2-3 सवाल आपसे पूछे नहीं भी आते तो कई बार आपसे पूछेंगे भी। किसी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। जैसे अभी हमारे 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने एकेडमिक्स में क्वेश्चन पूछना शुरू किया, बच्चों को नहीं आया तो उन्होंने उनसे पूछ लिया, अच्छा बताओ आप क्या पढ़ के आए हो, मैं आपसे क्या चीज पूछूं जिसके आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। इवन बैंकिंग में भी कई बार ऐसा होता है, वो अपने हिसाब से 2-3 सवाल पूछते हैं, बच्चा कहता है सर मुझे ये नहीं पता, इसके बारे में मैंने नहीं सुना, या मुझे पता है बट मैं आंसर नहीं कर पा रहा। तो वो खुद पूछते हैं कि आपने इंटरव्यू की तैयारी की है, बोलेगा हाँ, तो बोलेगा बताइए आपने कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वो पर्पजली ऐसा करते हैं ताकि आप बात करें, क्योंकि वो बात नहीं करोगे तो मार्किंग कैसे देंगे, स्कोर कैसे देंगे आपको, ठीक है। तो शांत रहने से या फिर क्वेश्चन को पास कर देने से वो मार्किंग नहीं दे पाते हैं। तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन को वो जरूर चेक करते हैं हर बच्चे के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान में रखिएगा, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और जो मैं तीसरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है, ठीक है, कि ये पीओ के अंदर होना चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब का मतलब है यानी आपको जॉब का नीड होना चाहिए, यानी आपको जॉब की जरूरत होनी चाहिए। जरूरतमंद बंदे को पहले जॉब के लिए उनको कंसीडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छी जॉब है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मैंने ये देखा है कुछ बच्चे जो ऊपर की पोस्ट पे होते हैं वो यहाँ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब आईबीपीएस पीओ में आप जा रहे हो, एक बंदा आ गया जिस जो ऑलरेडी एसबीआई में क्लर्क है, जो कि 3-4 साल से वहां पे क्लर्क है। अब आपको लगेगा यार वो पीओ के लिए आ रहा है यानी वो तो ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन एक बात सोचो, एसबीआई तो एक बड़ा ब्रांड है, जो कि अदर आईबीपीएस के अंदर आने वाले जो बैंक्स हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे वो पंजाब नेशनल हो, वो उतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू नहीं दे पाएंगे आपको। तो वो उन बच्चों से जरूर ये सवाल पूछते हैं कि यार तुम एसबीआई में 3 साल से क्लर्क हो, 1 या 2 साल बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए, आप पीओ क्यों बनना चाह रहे हो आईबीपीएस में, आप इतना बड़ा ब्रांड छोड़ के क्यों आ रहे हो? तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है और बच्चे स्टक हो जाते हैं, इसका जवाब ढंग से नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब कहां से निकलती है, फॉर एग्जांपल के लिए ये बहुत अक्सर देखा जाता है हमारे इंडियन, थोड़ा सा जो हमारा सोसाइटी है उसकी मेंटेलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल किसी के फादर जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, क्लास 1 ऑफिसर है, यूपीएससी रैंक पे है, और वो बंदा पीओ की पोस्ट के लिए आ रहा है। तो हमारी मान्यता, हमारी सोसाइटी की मान्यता ये होती है, फादर हमेशा ये चाहता है मेरा बेटा मुझसे एक अच्छी पोस्ट या मुझसे बढ़िया पोस्ट पे काम करे,
ठीक है ना, ये होता है। हम वो इंटरव्यूअर भी इंडियन सोसाइटी से ही आए हैं, तो वो भी ये सोचते हैं, तो वो ये सोचते हैं यार आपके फादर तो यूपीएससी रैंक के ऑफिसर रहे हैं और आप आ रहे हो पीओ लेवल पे जो कि यूपीएससी से थोड़ा नीचे है, ठीक है ना, बहुत फर्क नहीं है, पीओ भी अच्छी रैंक है, ऑफिसर ग्रेड कैटेगरी है। तो कई बार वो बच्चों के सामने थोड़े टफ सवाल रखने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है कि आपके फादर नहीं चाहते हैं कि आप और अच्छा कुछ करें, तो ऐसा वो आपको फंसाने की कई बार कोशिश करते हैं। और रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने ना कभी मतलब अगर आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनके जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, जैसे इंट्रोडक्शन में आप हमेशा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हो कि मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती है, मेरे सिबलिंग इतने हैं, तो वो शो करता है कि आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट लोग हैं। और अगर कोई पर्सन ऐसी फैमिली से आ रहा है जो फाइनेंशियली काफी वीकर सेक्शन से रही है, जैसे किसी के फादर फार्मर रहे हैं, और फार्मर में ये नहीं कहूंगा हमेशा वीकर होते हैं, लेकिन हाँ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं हमारी कंट्री के जहाँ पे फार्मिंग करना एक स्ट्रगल है, ठीक है ना, जैसे महाराष्ट्र में भी काफी सारे ऐसे रीजन है जहाँ के फार्मर उतने रिच नहीं है, ठीक है ना, वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो फार्मर्स है दे आर वेरी वेल वर्स्ड, लेकिन सेम नॉट एप्लीकेबल फॉर द एंटायर महाराष्ट्र। तो मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो लेकिन कोई फाइनेंशियल वीकर फैमिली से आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी या एम्पैथी उनके साथ जुड़ जाती है कि यार ये बच्चा इतने स्ट्रगल करते हुए इतने टफ फैमिली बैकग्राउंड से आके पीओ की पोस्ट पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जग जाती है। तो ये सब रिक्वायरमेंट, अब आप ऐसा मत करिएगा कि आप भले उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, दिखाने के लिए सिंपैथी गेन करने के लिए अपना बैकग्राउंड वो क्रिएट करें, तो अगेन पहला वाला क्वालिटी आप मिस कर ले जाएंगे, ऑनेस्टी याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिए ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरव्यूअर अपने कैंडिडेट में देखना, यानी उसको जॉब का रिक्वायरमेंट तो हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जॉब करे 2-4 महीने काम करे और फिर वो छोड़ के बैंक को चला जाए। कई बार ओवर क्वालिफाइड लोग भी होते हैं, ओवर क्वालिफाइड का मतलब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि फैमिली से भी बहुत बढ़िया है, उसकी फैमिली भी बहुत वेल वर्स्ड है फाइनेंशियली भी और मतलब इन्फ्लुएंशियली भी, प्लस उसने भी कोई बहुत ही बढ़िया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, कोई डीयू से करके आता है, कोई एनआईटी से इंजीनियरिंग करके आया हुआ है, नॉर्मल इंजीनियर ठीक है, आपने नॉर्मल किसी प्लेन यूनिवर्सिटी से या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया, दैट इज ओके। अगर आप आईआईटी एनआईटी जैसी इंजीनियरिंग डिग्री से पास आउट होके आते हैं तो डेफिनेटली पूछते हैं कि भाई आप ऐसी जगह से आईआईटी या इंजीनियरिंग एनआईटी से आप इंजीनियरिंग पास आउट हो, आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, यहाँ तो एक नॉर्मल बच्चा जो बीकॉम पास आउट है, बीए बीएससी, वो ज्यादा बच्चा प्रेफरेंस करता है इन जॉब्स को, आप क्यों आ रहे हो। तो फिर वो अगेन वही रिक्वायरमेंट की क्वेश्चन उठती है कि क्या वाकई में अगर आप इतने टैलेंटेड हो, आप एनआईटी से पास आउट हो, तो क्या आपके पास जॉब ऑप्शंस नहीं है, तो वो वहां पे रिक्वायरमेंट का एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त मतलब एक चीज होती है जो इंटरव्यूअर बच्चे में या कैंडिडेट में देखना पसंद करता है। अगर वाकई में आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसको जस्टिफाई कर पाते हो अपनी चीजों को, तो डेफिनेटली आपको एक अपर हैंड मिलता है इन योर इंटरव्यू, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये मेरे अकॉर्डिंग्स मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो प्लीज, और अगर आप इन बातों को सुन के आपके मन में कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों के सामने कुछ चीजें शेयर की हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ जो वाकई में आईबीपीएस पीओ की सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसलिए स्पेशली आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आप लोग एफटी एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल के साथ काफी समय से काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। दोस्तों अभी हमने ऑफलाइन में हमारा टाई अप ऑली बोर्ड के साथ किया, ऑली बोर्ड अपना पहला ऑफलाइन सेंटर हमारे साथ पार्टनरशिप में लेके आ रहा है इन पुणे, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है, एसएससी एग्जामिनेशन, इवन रेलवे एग्जामिनेशन, अगर आप इनकी ऑनलाइन प्रिपरेशन और ऑफलाइन प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं इन पुणे, ठीक है ना, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग, ठीक है बच्चों। वहां पे मैं खुद मैथ क्वांटिटेटिव पढ़ाने के लिए अवेलेबल रहूंगा, और प्लस मेरे साथ मेरी पूरी टीम है जो आप लोगों को इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए फुल्ली ट्रेन करेगी। इवन आरबीआई ग्रेड बी तक के हमारे ऑफलाइन बैचेस गोइंग ऑन है, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू अस एंड यू कैन ज्वाइन विद अस, ओके प्यारे बच्चों। और इसी के साथ जो बच्चे इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑली बोर्ड आप लोगों के लिए पुणे के अराउंड जो बच्चे रहते हैं, पुणे में जो बच्चे अवेलेबल हैं, उनके लिए पहला ऑफलाइन बैच लेके आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको पूरा गाइडेंस वगैरह सब ऑनलाइन मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे,
बट एक 1-to-1 पैनल मेंबर के साथ एक 1-to-1 इंटरव्यू सेशन आपको पुणे में विद द कंप्लीट पैनल आपको देने का मौका मिलेगा, जो आपको वाकई में एग्जाम का एकदम जो रियल एग्जाम का माहौल है वो प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑली बोर्ड के ऐप पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और परचेज करते समय आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं, विच इज लोकेश। लोकेश कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन गेट दिस बैच, ओके। और आप लोगों को पुणे में हमारे साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ एक बैच देने का मौका मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डेफिनेटली जुड़े आप हमारे साथ एक बेहतरीन प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको और भी इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह के वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे बताइएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, विल मीट वंस अगेन इन द न्यू वीडियो।